क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 1 रियल नंबर। तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स को हमने लास्ट क्लासेस में क्लासीफाई भी किया था। रियल नंबर का क्लासिफिकेशन जो है कुछ इस तरह से हम देखते हैं कि रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स प्लस ऑल दी इरेशनल नंबर्स, यानी कि जितने भी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे कहलाते हैं रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये तो छोटा सा रिकॉल था क्लास 9 का। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है उसका फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड जो थे वो एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा को फर्स्ट टाइम बताया था, डिस्कस किया था। और इट इज़ अ टाइप ऑफ डिवीजन, ये डिवीजन से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए इसे यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। लेमा को हम थोड़ा और बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बेसिक डिवीजन को डिस्कस करेंगे कि बेसिक डिवीजन कैसे होता है। तो बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 13 एप्पल्स हैं, ठीक है, और मेरे पास 4 बास्केट्स हैं, ठीक है। अब इन 13 एप्पल्स को 4 बास्केट्स में रखना है और कंडीशन ये है कि हर बास्केट में जो है वो 4 एप्पल्स आने चाहिए। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? यह है बास्केट 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 और 4। तो हर बास्केट में मैंने कितना बोला? 4 एप्पल आने चाहिए। तो आपने 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 आपने 3 बास्केट में तो भर दिए, 3 बास्केट में तो 4 एप्पल आ गए, लेकिन जो चौथी बास्केट है उसमें कितना आएगा? उसमें केवल एक ही एप्पल बचा, यानी कि एक एप्पल बच रहा है। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया एप्पल्स का बास्केट में, उसको आप मैथमेटिकल टर्म्स में लिख के दिखाओ, तो आप कहोगे ये तो बहुत इजी है, हमारे पास 13 एप्पल्स थे और हमने उनको 4 बास्केट्स में डिवाइड कर दिया, 4 एप्पल्स हमें रखने थे। तो क्या हुआ कि 4 3 जा 12 हुआ और आपके पास एक एप्पल रिमेनिंग आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों बास्केट्स हैं, ये तीनों बास्केट तो पूरी भरी हुई हैं और ये 4 क्या है? उनमें एप्पल्स हैं और एक एप्पल क्या है? रिमेनिंग है। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ, इसको लिखती हूँ डिविडेंड और इसको मैं डिवाइजर लिखूँ, तो ये क्या होता था? ये होता था क्वोशिएंट और ये होता था स्टूडेंट रिमाइंडर। तो आप इजीली ऐसे लिखते थे 13 इक्वल्स टू 4 इंटू 3 प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये आपका एक स्टेटमेंट आ गया। अब अगर मैं डिविडेंड को a ले लूं, ठीक है, डिवाइजर को मैं b से रिप्रेजेंट करूं, क्वोशिएंट को मैं q से रिप्रेजेंट करूं और रिमाइंडर को अगर मैं r से रिप्रेजेंट करूं, तो क्या स्टूडेंट हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। आप इसे ऐसे क्यों लिखते थे? तो इसी को तो मैंने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया और स्टूडेंट यही कहलाता है, दिस इज कॉल्ड यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन तक तो आपको समझ में आ गया, ये लेमा क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया? यहाँ पर हमारा जो 13 एप्पल्स थे वो क्या थे? वो थे डिविडेंड, यानी कि उसको हमें डिवाइड करना था, उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था। और जो हमारे ये 4 एप्पल्स थे ये हर बास्केट में आ रहे थे, तो ये क्या था? ये था हमारा डिवाइजर, ये था हमारा डिवाइजर। और ये जो तीनों बकेट भर गई थी ये क्या थी? हमारी क्वोशिएंट थी, यानी कि हमने 4 3 जा 12 का टेबल जब हमने पढ़ा तो 4 3 जा 12 पढ़ा था, तो 1 हमारे पास आता था
रिमाइंडर, यानी कि एक एप्पल हमारे पास बच गया था। तो स्टूडेंट इसी चीज़ को मैथमेटिकल टर्म्स में हमने जब लिखा तो उसको हमने कैसे लिखा, कुछ इस तरह से लिखा। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर जो है यही कहलाता है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। और इसमें जो r होता है उसकी लिमिटेशंस होती है, उसकी क्या होती है, r या तो 0 हो सकता है, r 0 से बड़ा होगा और r b से छोटा होगा। तो सबसे पहले हम लेमा को डिस्कस करेंगे कि ये लेमा क्या होता है। स्टूडेंट लेमा is a proven statement used to prove another statement। अब ये प्रूफ स्टेटमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं? प्रूफ स्टेटमेंट जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 × 6 = 12 होता है, तो ये तो बात हमेशा ही रहेगी, ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। या मैं आपसे कहूँ 4 × 8, ये सारी चीज़ें क्या है, ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। इसी चीज़ को अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में लिखूँ तो जो हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा है उसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है, वो ये कहता है फॉर अ गिवन 2 पॉजिटिव integers a and b, there exist unique numbers q and r which satisfy the relation a equals to b q plus r where r is equal to greater than 0 but less than b। तो ये जो स्टेटमेंट है स्टूडेंट ये है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये कुछ नहीं है, ये लॉन्ग डिवीजन को ही बताया गया है और उसको हमने b, a और q और r के टर्म्स में बताया है। अब स्टूडेंट यहाँ पर एक बात ये आती है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो फॉर अ गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स सबसे पहले तो क्या होगा, इंटीजर्स क्या होंगे, जैसे 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, बट उसमें डेसिमल वाले नहीं आना चाहिए, यानी कि 3.2 अगर आप लिखते हो तो वो इंटीजर नहीं कहलाएगा। 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर्स होंगे वो होंगे आपके इंटीजर्स। उसमें भी बात किसकी हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर्स की। यहाँ पर ये जो बात की जा रही है वो की जा रही है पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि वो हमेशा पॉजिटिव होंगे। और वो कौन कौन से हैं, a और b हैं, यानी कि हमारे पास जो 13 और 4 है वो दोनों कैसे हैं, ये आपका है a और ये है आपका b। ये हमेशा कैसे होंगे, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। और जब आपने 13 को 4 से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आया, 4 3 जा 12 आया था, और ये आपका q था और ये आपका r था। ठीक है, अब a आपको पता चल गया, b पता चल गया क्या होता है। ठीक है, a हमारा होता है डिविडेंड, b होता है डिवाइजर, q होता है कोशेंट और r होता है हमारा रिमाइंडर। अब हम r के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि ये r के बारे में क्या इंफॉर्मेशन इससे हमें मिलती है। तो ये कह रहे हैं कि r जो है वो 0 हो सकता है, r 0 हो सकता है और r क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, यानी कि जब r 0 से बड़ा है तो r नेगेटिव नहीं हो सकता, r कैन नॉट बी नेगेटिव। ये क्लियर हो गया कि r जो है वो नेगेटिव नहीं होगा। अब ये कह रहे हैं कि r जो होगा वो b से छोटा होगा, यानी कि इस कंडीशन में, इस वाले केस में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसमें अगर मैं r को लिखना चाहूँ तो हम r को कैसे लिखेंगे, r 0 से तो बड़ा होगा, ठीक है, 0 के इक्वल भी हो सकता है और लेस देन होगा, यानी कि r इसमें 4 से कम होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे
बात क्लियर हो गई कि ये स्टेटमेंट क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का। स्टूडेंट इसमें एक बार मैं आपको और बताऊंगी कि अगर हम R0 कैसे होगा वो मैं आपको करके बताती हूँ कि R0 किस केस में आता है। फॉर एग्जांपल हमने लिया 16 और 4, तो 4 के टेबल में तो 16 पूरा ही चला जाता है, 4 जा 16, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे आपके पास R क्या आ रहा है, यहाँ पे आपके पास R आ रहा है 0। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास R 0 है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक चीज आपको और बताऊंगी कि Q एंड R both can be 0। Q और R जो है, ये नोट कर लीजिए, Q और R जो है वो दोनों क्या हो सकते हैं, वो 0 हो सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट B जो है वो B कभी भी 0 नहीं होगा। जब हम डिवाइजर को ही 0 कर देंगे तो हम डिवाइड किससे करेंगे, ठीक है, इसीलिए जो B होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब हम आते हैं कि अगर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, ये दिया गया है, ये इसका डिस्कशन किया गया है, तो इसका एप्लीकेशन क्या है, हमें इसका आगे क्या यूज होने वाला है इस चैप्टर में, वो मैं आपको बताऊंगी। तो स्टूडेंट इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन, इसका जो स्टूडेंट एप्लीकेशन होता है, इट इज यूज्ड टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। ये जो है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये नंबर्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में यूज होता है। इसको मैं आपको अभी बताऊंगी एक एग्जांपल के थ्रू। और ये कहां पर यूज होता है, यूज्ड टू फाइंड आउट द HCF ऑफ टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, यानी कि दो नंबर का, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का HCF अगर आपको फाइंड आउट करना है तो वहां पर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होता है। अब आप कहेंगे कि मैम हमारे पास तो HCF ऑलरेडी फाइंड करने के लिए हम आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं, हम दो नंबर ले उसका HCF हम कॉमन मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमें ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाने की क्या जरूरत है। तो बच्चों आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपको 25 और 45 का HCF निकालना है तो आप कॉमन मेथड से इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके नंबर हैं 2, 5, 1, 5 और 4, 5, 1, 5 और आपको कहा जाता है कि बेटा इसका आप HCF निकाल के बताइए, तो अगर आप कॉमन मेथड से निकालते हैं, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो आप इतने बड़े नंबर्स का जो है वो HCF इजीली कॉमन मेथड से नहीं निकाल सकते। तो जब इतने बड़े नंबर्स आते हैं आपके पास, तो वहां पर जब आपको HCF निकालना होता है तो हम वहां पर लगाते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और आगे हम लगाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम HCF फाइंड आउट करते हैं तो ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इट इज यूज्ड इन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि जो यूक्लिड डिवीजन लेमा हमने अभी पढ़ा है वो कहाँ पे अप्लाई होगा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में वो यूज होगा, जहां पर हम HCF फाइंड आउट करेंगे बड़े नंबर्स का भी और छोटे नंबर्स का भी। बड़े नंबर्स का तो हम करते ही हैं, लेकिन छोटे नंबर्स का भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 75, 45, ये तो छोटे ही नंबर है, अगर हमें इनका HCF फाइंड आउट करना है तो हम इनका तो कॉमन मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं। और जो बड़े नंबर्स हैं उनका जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो डिफिकल्टीज आती हैं, हम बार बार कॉमन मेथड लगा के नहीं कर सकते, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन हुआ वो यहाँ पर
मैंने आपको बताया कि एक तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में है, एक आपका HCF फाइंड आउट करने में है, और दूसरा क्या है, जो नंबर्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो हमने ये बात करी A = BQ + R, ठीक है, यहाँ पर A और B क्या थे, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पर हम अगर 10th क्लास के प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो हम A और B को पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, बट दिस यूक्लिड डिवीजन लेमा कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। यह आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर हम A और B को पॉजिटिव इंटीजर्स ले रहे हैं, लेकिन दिस कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड फॉर ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। यानी कि फिर वही बात आई कि जो B है वो 0 नहीं होगा। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन पोर्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे यूज होता है नंबर्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में, यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन कैसे हम यूज करेंगे नंबर्स की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने में, ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यही वाला टॉपिक। फर्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे, फिर हम HCF फाइंड आउट करके बताएंगे। तो बच्चों यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो पहला जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताया था वो होता है टू फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, यानी कि वो जो नंबर है वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है या ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, किस फॉर्म का है, ये जब हमें फाइंड आउट करना होता है तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है NCERT से, एग्जाम्पल 2 है, वो मैं आपको बताती हूँ। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर is in the form of 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा। इंटीजर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है, ये सारे क्या है, इंटीजर्स है। 0 भी होता है, 0 इंटीजर कहते हैं, -1 -2 -3, ये सारे क्या होते हैं, ये सब है नेगेटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। और उसमें भी बात किसकी हो रही है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे 2 4 6 एंड सो ऑन। और ऑड कौन से हो जाएंगे, आपके ऑड हो जाएंगे जैसे कि आपका 1 हो गया, 3 हो गया, ये कैसे हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके इवन ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो ऑड जो होते हैं वो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, और जो इवन होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स वो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, यानी कि वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे या 2 से डिविजिबल होंगे। और जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो कैसे होंगे, वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं होंगे, 2 का मल्टीपल नहीं होंगे या 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो इतना तो आप लोगों को क्लियर है। अब हम कहते हैं लेट A be any positive integer। तो अगर हमने A को एक पॉजिटिव इंटीजर लिया और अब हम बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, A = BQ plus R where R from 0 to B, हम इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन से देखें तो A और B 2 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, और क्या होता है, Q और R क्या होते हैं, यूनिक इंटीजर्स होते हैं। तो क्या होता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि R हमारा जो है वो या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा, या फिर B से छोटा होगा। तो यहाँ पर जब हमें ऑलरेडी दिया गया है कि हमारा जो ये 2Q है
ये क्या है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि 2 का मल्टीपल है या 2 से डिविजिबल है ये पूरा नंबर, अगर हम q को कोई भी इंटीजर लेते हैं। q को अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, 4 हो गया। तो 4 क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने q को 3 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। 6 भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक बात क्लियर हुई कि हमारा जो b है, जो कि हमारा कहलाता है डिवाइजर, वो यहाँ पर क्या है, 2 है। तो हम 2 को b लेंगे। तो जब हमने b को 2 के इक्विवेलेंट रखा तो क्या होगा, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a = 2q प्लस, और r हमारा क्या हो जाएगा, r हमारा क्या हो सकता है, r हमारा हो सकता है या तो हमारा r होगा 0 और या फिर b से कम होगा, यानी कि 2 से कम होगा। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारा r या तो 0 होगा और या फिर क्या होगा, 1 होगा। 2 हो सकता है, 2 नहीं होगा, क्योंकि r क्या होगा, हमेशा 2 से कम होगा। यहाँ पर देखने से क्या पता चल रहा है, यहाँ पर देखने से पता चल रहा है कि r 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, बट 2 से कम होगा। तो r यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, या तो r 0 होगा या 1 होगा। अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनी। हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनी, हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज बनी, a = 2q प्लस r या तो हम 0 पुट कर दें और r या फिर हम 1 पुट कर दें। तो जब हमने r = 0, a = 2q प्लस 0, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं a = 2। तो स्टूडेंट ये क्या आ रहा है आपके पास, ये जो इंटीजर आया आपके पास, अब ये किस फॉर्म का आया, ये आ रहा है डिविजिबल है ये 2 से। तो ये कैसा कहलाएगा, ये कहलाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, when we put r = 1 we can write a = 2q plus 1, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट ये जो चीज दिखाई दे रही है आपको, आप q की वैल्यूज रखते जाइए। q की वैल्यू हमने 1 से रखनी शुरू करी। जब हमने q1 रखा तो a = क्या हो गया, 2 + 1, ये कितना हो गया, 3 हो गया। जब हमने q की वैल्यू कितनी रखी, हमने q की वैल्यू 2 रखी। ठीक है, तो a = क्या हो गया, 2 × 3 + 1, यानी कि 7। तो आप ये देख रहे हैं कि जब भी हम q की वैल्यूज 1 से लेकर कुछ भी रख रहे हैं, अगर कोई भी इंटीजर है, क्योंकि q एक इंटीजर है, तो हम क्या रख सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है, इवन हम 0 भी पुट कर सकते हैं। अगर हमने 0 पुट किया तो क्या हो जाएगा, a = 2 × 0 + 1, ये 1 आ जाएगा। तो 1 क्या है आपका, 1 कैसा है, 1 भी आपका एक इंटीजर है ना। तो हुआ क्या कि हम q की कोई भी वैल्यू अगर रखते हैं, क्योंकि q एक इंटीजर है, तो ये जो टर्म है 2q + 1, ये हमारा कैसा रहता है, ये हमारा रहता है ऑड इंटीजर। हम इसे लिख सकते हैं ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां से ये प्रूफ हो गया कि हमारे पास जब हम जो b है उसको जब हम 2 कंसीडर करते हैं, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज आती हैं। एक पॉसिबिलिटी आती है कि या तो a जो होगा वो क्या होगा, इवन पॉजिटिव इंटीजर होगा, और या फिर a क्या होगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसको हमने प्रूफ किया। इसको हमने प्रूफ किसकी हेल्प से किया, विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आई थिंक दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम कंसीडर करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है एनसीईआरटी से, एग्जांपल नंबर 3 है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। जो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए,
या तो 4q+1 की फॉर्म में होना चाहिए या फिर 4q+3 की फॉर्म में होना चाहिए। चलिए इसके लिए क्या करते हैं स्टूडेंट, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो एक भी बात तो क्लियर हो गई। नाउ बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और वेयर आर इज फ्रॉम 0 टू b, यानी कि r या तो 0 होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर b से छोटा होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर 4q+1 जो आपको दिया गया है, तो 4q+1 से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं, 4q+1 क्या है, ये जो 4q है ये तो 2 का मल्टीपल है, लेकिन जब ये 4q+1 हो गया तो इसमें एक नंबर और प्लस हो गया। अगर मैं q को कोई भी वैल्यू कंसीडर करूं तो ये जो 4q+1 है ये हमेशा कैसा नंबर आएगा, ये हमेशा ऑड इंटीजर आएगा, ऑड नंबर आता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि जो हमारा q है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, केवल हमारे पास जो फिक्स है वो क्या है, हमारे पास वो 4 है, और 4 क्या हो सकता है, वो डिवाइजर हो सकता है। तो यहाँ पर हम डिवाइजर क्या लेंगे, डिवाइजर हो गया हमारे पास 4 और 4 क्या है b, क्योंकि इसमें b जो होता है वो डिवाइजर होता है, a डिविडेंड होता है, q क्वोशंट होता है और r क्या होता है, रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं इसको, अब हम लिख सकते हैं 4q+r। ठीक है, अब हम r को देखेंगे कि r की वैल्यूज कैसे लिख सकते हैं। जब हमारे पास b हमें पता चल गया तो हम r को ऐसे लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास r की कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, r या तो 0 होगा या फिर r 1 होगा या फिर r 2 होगा या फिर r क्या होगा, 3 होगा। तो स्टूडेंट r क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि r हमेशा 4 से कम होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन के लिए 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। कैसे बनती है, a इक्वल्स टू 4q+0, a इक्वल्स टू 4q+1, a इक्वल्स टू 4q+2, a इक्वल्स टू 4q+3। कितनी पॉसिबिलिटी बनी। अब स्टूडेंट एक बात ध्यान देने वाली है कि क्वेश्चन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऑलरेडी दी गई है। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यानी कि a क्या है, a है पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली बात कंसीडर करती हूँ तो ये क्या हुआ, ये तो शो कर रहा है a इक्वल्स टू 4q, ये शो कर रहा है कि a क्या है, कोई इवन पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि आप q की कोई भी इंटीजर वैल्यू रख लीजिए ये हमेशा 2 से मल्टीपल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो ये तो हम कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम ये वाली वैल्यू लेते हैं a की, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इवन पॉजिटिव इंटीजर, जबकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि a क्या है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। a कैसा होना चाहिए, ऑड इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं a इक्वल्स टू 4q+1 पे। तो ये जो वैल्यू है आपकी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 लिया आपने कॉमन, 2q लिया और +1 लिया। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है, q की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि q एक इंटीजर है, ये वैल्यू जो है ये हमेशा कैसी रहेगी, ये हमेशा रहेगी ऑड नंबर, ऑड इंटीजर। तो इसीलिए जब हम q को a को कंसीडर करते हैं कि a कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ये हमेशा कैसी आएगी, ये हमारे पास वैल्यू आएगी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, इसी तरह से जो ये वाली बात है a इक्वल्स टू 4q+2, इसमें मैंने 2 कॉमन लिया, 2 ना भी लो कॉमन। ठीक है, अगर मैं q की कोई भी वैल्यू लेती हूँ तो q की वैल्यू के लिए ये वैल्यू कैसी आएगी, ये वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी,
वैल्यू हमेशा इवन पॉजिटिव इंटीजर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या शो करना है कि ये वाली वैल्यू भी जो है ए की वो नहीं हो सकती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए कैसा होना चाहिए, वो ऑड इंटीजर होना चाहिए, और ये कैसा आ रहा है, इवन पॉजिटिव इंटीजर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू भी हम कंसीडर नहीं कर सकते। ये वाली वैल्यू अगर आप देखें 4q + 3 वाली, तो जो ये 4q + 3 है ये कैसा नंबर है, क्योंकि कोई भी आप वैल्यू रख दीजिए, ये जो 4q + 3 वैल्यू आएगी ये हमेशा कैसी होगी, ये होगी ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पे a हमेशा कैसा रहेगा, ऑड पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। तो हमारी ये दोनों वैल्यूज जो है ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि a क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं इस लेक्चर को वाइंड अप करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स को देखेंगे।